नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 11th का दूसरा चैप्टर भारतीय संविधान में अधिकार को पढ़ेंगे और जानेंगे कि मौलिक अधिकार हमारे लिए क्यों जरूरी हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम पहले चैप्टर से, और मतलब पहले क्वेश्चन से, जिसका क्वेश्चन है कि अधिकार किसे कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि अधिकार किसे कहते हैं। तो मैं अधिकारों के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि अधिकार व्यक्ति की वह मूलभूत आवश्यकताएं हैं। आवश्यकता मतलब जरूरतें, यानी अधिकार व्यक्ति की वह बहुत जरूरी आवश्यकताएं जो जरूरी होती हैं वह है जिसके बिना, यानी मौलिक अधिकार के बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता है। अर्थात यदि व्यक्ति के पास मौलिक अधिकार नहीं होंगे तो वो अपना विकास नहीं कर पाएगा तथा यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विधि मतलब कानून, विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त होते हैं। अर्थात मैं आपको समझा देता हूं कि मौलिक अधिकार के बिना कोई व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। इसको हम अच्छी तरीके से जानते हैं। बाकी इसके बारे में बताता हूं कि कोई भी जो मौलिक अधिकार होता है सबसे पहले उसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। समाज द्वारा मान्यता प्रदान करने का अर्थ कि जैसे आसपास का जो समाज होता है हमारा, जहां हम रहते हैं, वो उन बातों को स्वीकार करता है। जैसे मैं बोलूं कि मेरा बोलने का अधिकार है, मेरे को कहीं भी आने जाने का अधिकार है। यदि मैं किसी समाज के अंदर किसी व्यक्ति से पूछूंगा कि भाई क्या मुझे बोलने का अधिकार है, तो वो मेरे साथ खड़ा हो जाएगा कि हाँ भाई बोलने का अधिकार है आपको। या फिर बोलेगा कि मेरा कहीं भी आने जाने का अधिकार है, तो वो बोलेगा हाँ आपको आने जाने का अधिकार है। ऐसे ही यदि मैं उससे बोलूंगा क्या मेरा चोरी करने का अधिकार है, किसी को गाली देने का अधिकार है, तो वो मेरा साथ नहीं देगा। अर्थात समाज मान्यता नहीं देगा मेरे गलत कामों को। यानी प्रत्येक वह कार्य समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जिसको कानून द्वारा संरक्षण मिलता है, ठीक है, जिसके बिना व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, उसे हम अधिकार कहते हैं। यानी समाज ने तो मान्यता दे दी और विधि द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है। यानी कानून अगर उसका उल्लंघन कर देता है कोई व्यक्ति किसी मौलिक अधिकारों का, तो संरक्षण करने के लिए कानून भी हो। जैसे मैं बोल दूं मेरे आने जाने की स्वतंत्रता है, अगर कोई व्यक्ति मुझे कहीं आने जाने ना दे, मेरे को घर में किसी में कैद कर दे, तो उसके लिए कानून है, कानून मेरी स्वतंत्रता को बहाल करवाएगा। और इसीलिए जो है मौलिक अधिकार बहुत जरूरी होते हैं। और समझ में आ गया होगा मौलिक अधिकार किसे कहते हैं। बाकी आसान शब्दों में लिखा हुआ है कि अधिकार व्यक्ति की वह मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसके अभाव में व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है तथा यह समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं और कानून द्वारा इनको संरक्षण प्रदान होता है। इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। हाँ, ऊपर वाला क्वेश्चन है। तो संविधान में हमारा जो संविधान है उसके अंदर जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन कहां किया गया है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। कई बार लेकिन आपको समझना होगा कि मौलिक अधिकारों को जब हम गिनने बैठते हैं तो हम गिनना शुरू करते हैं 14 से 32 तक कि समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार 19, 20, 21, 22, ऐसा हम पढ़ते हैं। लेकिन हमको ध्यान देना होगा यहाँ पर कि मौलिक अधिकार जो संविधान में दिए गए हैं वो भाग 3 में दिए गए हैं और अनुच्छेद 12 से शुरू होकर के 35 पर खत्म होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको कि मौलिक अधिकार 12 से 35 तक भाग 3 में हैं। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं। घोषणा पत्र, तो मैं आपको यहां पर बता देता हूं अधिकारों का घोषणा पत्र से क्या तात्पर्य है। दुनिया का कोई भी देश जो संविधान के द्वारा चलता है, दुनिया का कोई भी देश जो संविधान के द्वारा चलता है, यदि उसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, जैसे भारत के संविधान ने भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं ना, ऐसे यदि कोई भी देश है जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए हुए हैं, तो संविधान में यदि उस देश ने संविधान के अंदर जिस स्थान पर, स्थान मतलब भाग और अनुच्छेद, तो यानी संविधान में जिस स्थान पर किसी देश ने नागरिकों के मौलिक अधिकारों का लिखित रूप से वर्णन किया है,
वह भाग, संविधान का वह भाग मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाएगा। मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, ये इस लाइन को पढ़िए आप, कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया गया। यानी कोई भी देश हो जहां पर उस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लिखा गया हो, तो उस स्थान को संविधान का घोषणा पत्र कहा जाता है। और भारत के अंदर सबसे पहले जो है मौलिक अधिकारों की जो मांग 1928 में नेहरू जी द्वारा उठाई गई थी। ठीक है, अब मैं पूछूं कि बताइए भारत का मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र कौन सा भाग होगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि भारत का मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र भाग 3 हो जाएगा। भाग 3 और अनुच्छेद कितने से कितने तक? वही 12 से 35 तक। तो आपको बताना पड़ेगा कि ये हमारे संविधान का मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी जहां पर मौलिक अधिकारों को लिख करके रखा गया है। तो आप समझ गए होंगे मौलिक अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है। दुनिया में कहीं पर भी हो सकता है, ये किसी भी देश के संविधान में हो सकता है जहां पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लिख करके रखा गया है। आगे हम बात करते हैं संविधान में मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या है और वर्तमान में क्या है। देखो, मैं यहाँ पर ये पूछना चाहता है इस पर्सन के माध्यम से कि जब हमारा संविधान बना था तब मौलिक अधिकारों की स्थिति क्या थी और वर्तमान में क्या मौलिक अधिकारों की स्थिति थी। तो मैं आपको बता देता हूं, जब हमारा देश गुलाम था, गुलामी के दौरान, यानी जैसे हमको कुछ समय बाद आजादी मिलने वाली थी, तो लोगों ने पहले ही सपने देखने शुरू कर दिए थे कि हमारे देश जब आजाद होगा तो आजाद भारत के अंदर नागरिकों के पास बहुत सारे मौलिक अधिकार होंगे, जिसका प्रयोग करके हर एक नागरिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसी चीजों को पूरा प्राप्त कर पाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए जब हमारा संविधान बना, तो संविधान जिस दिन बना तो उस दिन संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया, सभी को पता है। तो संविधान सभा ने भारतीय नागरिकों के लिए 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया था। यानी हमारे संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई थी। परंतु 1978 में संविधान में एक संशोधन किया गया जिसका नंबर था 44वां। हमारे संविधान के अंदर 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में। 1978 में 44 अमेंडमेंट किया गया और जिसके माध्यम से हमारा जो एक मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का मौलिक अधिकार, संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल करके उसे कहां, कानूनी अधिकारों की सूची में डाल दिया गया। कानूनी अधिकारों की सूची में उसको ऐड कर दिया गया। और ये संविधान के अंदर वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 31 पर है। किस पर है? अनुच्छेद नंबर 31 पर मौजूद है। और नहीं, सॉरी, पहले अनुच्छेद नंबर 31 पे था और वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 300A में है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि जब बने थे संविधान, हमारा जब बना था तो 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके 1978 में हमारे देश से वह नागरिकों का एक मौलिक अधिकार जिसका नाम है संपत्ति का मौलिक अधिकार को छीन लिया गया और उसको कानूनी अधिकारों की सूची में डाल दिया गया। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है हमें। तो मौलिक अधिकारों के बारे में और इसके पीछे का मैं एक और बात बता देता हूं कि संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं, संविधान में संविधान में जो मौलिक अधिकारों का वर्णन करना, तो मैं आपको बता देता हूं, बताया पहले भी कि संविधान के अंदर 6 मौलिक अधिकार हैं। पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है हमारे संविधान के अंदर। तो 14 नंबर का जो अनुच्छेद है वो कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। यानी कोई भी व्यक्ति हो वो कानून के समक्ष समान है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, ऊंचा हो, नीचा हो, कैसा भी हो। इसीलिए हमारे न्यायालयों के अंदर जो न्यायालय होते हैं उनके अंदर जो कानून की देवी होती है उसकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है ताकि उसके सामने कौन व्यक्ति खड़ा है, अर्थात चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एक भिखारी हो या सामान्य नागरिक हो,
उसको नहीं पता उसके सामने कौन खड़ा है, उसके सामने सिर्फ और सिर्फ एक न्याय के लिए आया व्यक्ति या एक मुजरिम खड़ा है। ठीक है, इसीलिए कानून के समक्ष सभी समान है। फिर जाति, धर्म, भाषा, स्थान, रंग, रूप, वेशभूषा, मतलब किसी भी आधार पर हमारे देश के अंदर किसी के साथ भेदभाव ही मना ही है। इसके बाद 16वां अनुच्छेद है, वो है अवसर की समानता। अवसर की समानता का अर्थ हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त योग्यता है किसी स्थान को प्राप्त करने की, उसके साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो अपनी योग्यता का प्रयोग करके किसी भी पद तक पहुंच सकता है, उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, बशर्ते उसके पास पर्याप्त योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, वही अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद नंबर 17 के द्वारा। यह भी समानता के अधिकार के अंदर आता है। और इसमें पहले जो लोग हुआ करते थे, दलित या ब्राह्मण, उनके बीच में जो छुआछूत हुआ करता था कि कोई किसी का घर का पानी नहीं पिएगा, घर के सामने से निकलना होता था तो हाथों में चप्पल ले लेकर मतलब नंगे पैर जाना पड़ता था ब्राह्मणों के घर के आगे से। ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं थी हमारे समाज के अंदर, जिसको हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद नंबर 17 द्वारा खत्म किया गया है। और फिर 18वां अनुच्छेद है, वो भी समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, वो है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत अर्थात पहले के जो लोग हैं उनके नाम के साथ विशेष नाम दर्ज किए जाते थे। जैसे आपने नाम देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ऐसे जो नाम थे, इन नामों से वो व्यक्ति सामान्य से विशिष्ट हो जाया करते थे, यानी सामान्य लोगों से अलग दिखा करते थे। उसको खत्म करने के लिए हमारे संविधान के अंदर उपाधियों का अंत किया गया। अब हमारे देश के अंदर इस प्रकार के नामों को कोई यूज नहीं कर सकता है। इसके अंदर अपवाद है। अपवाद यह है कि हमारे देश के अंदर अभी भी दो उपाधियां हैं जो वैल्यूएबल है और कानून के अनुसार ठीक है। एक तो शैक्षणिक उपाधि और दूसरी सैनिक उपाधि। शैक्षणिक मतलब अगर आपने पीएचडी कर ली है, डॉक्टरी कर ली है, तो आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। और ऐसे ही यदि कोई सेना के अंदर मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, जर्नल है, तो वो अपने नाम के आगे इन शब्दों को यूज कर सकता है। समझ में आया होगा। आगे है हमारा अगला मौलिक अधिकार, जिसका नाम है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है। तो हम बात करते हैं 19 की। तो 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं निर्धारित की गई हैं व्यक्तियों के लिए। तो 19A में है, या 19A बोल लो, का बोल लो, एक बोल लो, बात एक ही है। तो 19A में है बोलने की आजादी। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन किसी की धार्मिक भावना और गरिमा को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। इसके बाद 19B में है अस्त्र शस्त्र रहित, यानी हथियारों के बिना कहीं पर भी आप सम्मेलन कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से। इसके बाद 19C में है समुदाय और संघ निर्माण करने की स्वतंत्रता, यानी आप कोई भी पार्टी या कोई भी संघ आप बना सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला। जैसे आए दिन हमारे देश के अंदर आपने एनजीओ देखे होंगे, एनजीओ खुलते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों का जन्म होता रहता है या धार्मिक संघ बनते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। इसके बाद 19D भ्रमण की स्वतंत्रता, यानी आप देश के अंदर कहीं भी आ जा सकते हो, आने की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता है। इसके बाद 19E निवास की स्वतंत्रता, आप भारत के किसी भी हिस्से के अंदर निवास कर सकते हो। इसके बाद है 19C व्यवसाय की स्वतंत्रता। व्यवसाय की स्वतंत्रता का अर्थ आप कोई भी काम कर सकते हो, तो कोई भी काम आपको करने की पूरी आजादी है, बशर्ते कुछ एक काम ऐसे है जिनके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, जिसको हम लाइसेंस बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा दवाइयों के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, गोला बारूद या बंदूकें वगैरह बेचने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। और ऐसे ही आजकल एक नया ऐड हुआ है तेजाब बेचने के लिए भी हमें अब छोटी मोटी लाइसेंस की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। तो ये जो है, अब एक और है इसमें, आप जानते हैं जैसे शराब बेचनी हो तो शराब बेचने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। बाकी आप कोई भी काम करना चाहो सरकार आपको नहीं रोकेगी, आप कोई भी काम कर सकते हो। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 20 आता है। तो 20 के अंदर जो है वो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण प्रदान करता है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता आती है, यानी जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता तब तक आपको ये
सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने मेरे घर में चोरी की है, तो आप ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली सजा मिल जाएगी, यानी जब तक उसकी दोष सिद्धि ना हो जाए, यानी जब तक कोर्ट ना बोल दे तब तक उसे संरक्षण मिलता है और उसको वो 3 प्रकार से अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है। जैसे पहला है, किसी भी व्यक्ति को जब तक दोषी सिद्ध ना हो जाए व्यक्ति, जब तक कोई व्यक्ति दोषी सिद्ध ना हो जाए, घोषित ना किया जाए, तब तक उसे अपराध के समय लागू किसी विधि का उल्लंघन नहीं किया है। मतलब आपको तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक आपने कोई कानून ना तोड़ा हो, तब तक आपको दोषी सिद्ध नहीं किया जाएगा। इसके बाद भी है, एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। जैसे किसी ने खून कर दिया और उसे 7 साल की सजा हुई, जैसे वो सजा काट करके आया तो संशोधन किया गया कि खून करने वाले को अब फांसी होगी, तो उसको दोबारा बुला करके फांसी पे नहीं चढ़ाएंगे। जिस समय उसने खून किया है उसी समय के मौजूदा कानूनों के अनुसार ही उसे सजा मिलेगी, और एक व्यक्ति को एक ही बार सजा मिलेगी एक अपराध के लिए। ये नहीं कि आज मैंने अपराध किया, सजा ले ली, फिर कल एक और अपराध किया तो मैंने पहले काट तो ली उस अपराध की सजा, नहीं, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, दोबारा करोगे तो दोबारा सजा। इसके बाद सी, व्यक्ति को खुद के प्रति गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी आपसे नहीं बोलेंगे कि आप बोलो कि मैंने खून किया है, सबूत ढूंढने पड़ते हैं पुलिस वालों को, आपके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। तो ये अनुच्छेद नंबर 20 है, जो आप जब गिरफ्तार कर लिए जाते हो या अपराधों की जब तक सिद्धि नहीं आती तब तक आपको संरक्षण प्रदान करता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 21 बहुत महत्वपूर्ण है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अर्थ, आपके जीवन को आपसे कोई नहीं छीन सकता, आपके शरीर को आपसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, यह अनुच्छेद नंबर 21 कहता है। इसके बाद अनुच्छेद नंबर है 21A, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पेपर में आ जाता है। 21A जो अधिकार में है वो बेटा हमारा शिक्षा का अधिकार है, और ये पहले हमारे मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं था। इसे 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में, और उसके द्वारा जोड़ा गया था हमारे देश के अंदर शिक्षा का अधिकार संविधान के अंदर, 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार। और इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक 6 से 14 वर्ष के बच्चे को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। 6 से 14 वर्ष के बच्चा अनिवार्य रूप से उसे पढ़ने भेजा जाएगा, और इसीलिए हमारे स्कूलों के अंदर जो पहली क्लास से 8वीं क्लास तक बच्चा 14 साल का ही होता है लगभग, कोई फीस नहीं लगती अब। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 22, अनुच्छेद नंबर 22 जो है वो है गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण। यदि आपको कोई गिरफ्तार कर ले तो गिरफ्तार व्यक्ति के पास क्या क्या कानून स्वतंत्रताएं होती है, क्या क्या अधिकार होते हैं, वो अनुच्छेद नंबर 22 है। गिरफ्तार व्यक्ति को संरक्षण देता है, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण देता है वो आपको पता होना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, गिरफ्तार व्यक्ति को क्या संरक्षण देता है, 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश करना होता है। 24 घंटे के अंदर अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस वालों ने तो 24 घंटे के आगे उसे पेश करना होगा। यहां पर मैं बता देता हूं कि 24 घंटों के अंदर पुलिस यदि किसी व्यक्ति को यहां से मर्डर करके गया है और कन्याकुमारी जाकर के छुप गया है तो आने जाने का समय नहीं जुड़ता है, इसके अंदर आने जाने का समय नहीं जुड़ता है, और साथ ही इसके अंदर सरकारी जो छुट्टियां होती हैं जिस दिन कोर्ट नहीं लगता है वो भी समय नहीं जुड़ता है। ठीक है, तो 24 घंटे के अंदर ही जज के सामने पेश करना पड़ता है, बशर्त आने जाने का समय हटा दीजिए पुलिस का और कोई सरकारी छुट्टियां हटा दीजिए, 24 घंटे के अंदर पेश करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद अगला भी है, गिरफ्तारी का कारण बताना पड़ेगा। यदि कोई गिरफ्तार करने आ रहा है आपको तो आपको वो कारण बताएगा कि भाई तुमने ये जुर्म किया तब तुमको ये इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है। साथ ही तीसरा, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने वकील से परामर्श करने का पूरा अधिकार होता है, यानी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है वो अपने वकील से बात कर सकता है, और वकील उसको अपनी मर्जी का होगा, और अपनी मर्जी से वो कोई भी वकील कर सकता है। इसके बाद हमारा अगला मौलिक अधिकार, तीसरा मौलिक अधिकार है शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, या जिसको हम ऐसे ही बोल देते हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तो अरे ये तो 5वां है, 1 मिनट, ये वाला है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी 1 मिनट,
ये है तीसरा मौलिक अधिकार, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद नंबर 23 और 24। तो अनुच्छेद नंबर 23 और 24 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका जो है इसमें क्या होता है, अनुच्छेद नंबर 23 में कहा गया है कि मनुष्य की क्रय विक्रय यानी खरीदना बेचना मना है, मनुष्य को खरीदा और बेचा नहीं जा सकता। चाहे जैसे आपने देखा होगा कि बच्चों को बेच दिया जाता है, या फिर जो गरीब महिलाएं होती हैं उनको बेच करके काम पर वगैरह कुछ जो भी किया जाता है वो मना ही है इसके द्वारा, यानी हम इंसान को बेच खरीद नहीं सकते हैं, वो कोई वस्तु नहीं है। फिर बेगारी में और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं, यानी बिना पैसे के और घर में बंद कर करके या बिना पैसों के काम नहीं करा सकते। ये अनुच्छेद नंबर 23 कहता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है, उसके अंदर 23 अनुच्छेद। 24 अनुच्छेद के तहत क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, और यह बलात् श्रम कानून 10 अक्टूबर 2006 से लागू है। जो ये कानून बना दिया गया है, 14 वर्ष से अगर कोई काम कराता है खतरनाक स्थानों पर तो उसको सजा होगी। ये हमारे देश के अंदर कानून बना था 10 अक्टूबर 2006 को। तो आई थिंक ये जो वीडियो वो लंबी हो रही है, तो बाकी अगला जो चैप्टर है पूरा का पूरा हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना, देखना, और इसको सुनने के बाद एक बार किताब जरूर पढ़ना। तब तक के लिए अगली जो वीडियो होगी उसके लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले चैप्टर का अगले भाग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।